हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य केंद्र पे। देखिए, आइए आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो सेशन था मेरा, उसमें आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्लास पहले हो चुकी है, पिछले दिनों एक क्लास मैंने लिया है इसका, आज ये सेकंड क्लास है। ठीक है, पिछले क्लासों में हमने जाना कि श्वसन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ श्वसन, या फिर श्वसन तंत्र को हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में करा दी हैं कि श्वसन तंत्र को हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो पोन्स वेरोलाई हमारे किस ब्रेन का पार्ट होता है, तो वो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, उसको कौन सा अंग कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, तो वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। दो तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि श्वसन तंत्र को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर देंगे पोन्स वेरोलाई। और दूसरा पूछेगा कि श्वसन को कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट श्वसन को, केवल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। चलिए, आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, आज जानेंगे कि हमारा जो श्वसन दर है वो क्या होता है, श्वसन रेट कितना होता है। बहुत सारे फैक्ट्स आज जानेंगे। तो पहले ये जानिए कि हमारा श्वसन दर क्या होता है। लिखिए, श्वसन दर मतलब रेस्पिरेशन रेट, ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेशन रेट आप लोग लिखेंगे 12 से 16 ब्रीथ। देखिए, ब्रीथ और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ये मैंने कल के क्लास में बता रखा है। ठीक है, ब्रीथ, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, क्या होता है श्वसन दर, क्या है हमारा ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन रेट की अगर बात करें तो क्या होता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी हर मिनट हम कितना ब्रीदिंग कर रहे हैं, 12 से 16 बार। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, फेजेस ऑफ, लिखिए फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। कितने फेज होते हैं रेस्पिरेशन के, लिखिए फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, कितने फेज होते हैं रेस्पिरेशन के, तो आप लोग लिखेंगे 2 फेज होते हैं। जैसे मैं फिगर आउट कर रही हूँ, जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, इसी प्रकार आप लोग भी अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। देखिए, हमारा जो हैंड रिटन नोट्स होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप लोग जैसे मैं लिखते जाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिए। कितने फेजेस होते हैं, बोलिए। 2 फेजेस होते हैं। पहला होता है इंस्पिरेशन, और दूसरा क्या होता है, एक्सपीरेशन। ठीक है, पहला होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन को बोलते हैं निश्वसन। ठीक है, एक्सपीरेशन को क्या बोलते हैं उच्छ्वसन। कैसे लिखेंगे उसको, 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं उच्छ्वसन। ठीक है, हिंदी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब जानिए
कि इंस्पिरेशन किसे कहते हैं और एक्सपिरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब भी क्वेश्चन आए कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में कितने फेज होते हैं रेस्पिरेशन के, तो आप बताएंगे 2 फेज होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो होता है इंस्पिरेशन, 1 सेकेंड, थोड़ा दूसरा मार्कर मैं ले लेती हूँ। पहला होता है इंस्पिरेशन। देखिए अभी आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अभी आप लोग जानिए कि रेस्पिरेशन का फेजेस क्या होता है। तो 2 फेज होता है रेस्पिरेशन का, पहला तो होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। अच्छा, इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है? देखिए, इंस्पिरेशन होता है कि जब वायुमंडल में जो एयर उपस्थित है ना, वायुमंडल से एयर का हमारे फेफड़े तक आना। क्या इंस्पिरेशन में क्या होता है? ये कौन सा फेज होता है कि इंस्पिरेशन का वो फेज होता है जिसमें वायुमंडल में जो एयर उपस्थित होता है वो हमारे फेफड़े तक आता है। ठीक है, हमारे फेफड़े तक आता है। यानी इंस्पिरेशन में बोलेंगे क्योंकि वायुमंडल से वायु का हमारे फेफड़े तक आना क्या कहलाता है? निश्वसन कहता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। एक्सपिरेशन क्या होता है? फेफड़े से पुनः वायु का फेफड़े से वायुमंडल में लौट जाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, वायु का फेफड़े से बाहर आना, वायुमंडल में आना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्पिरेशन में हमें ऊर्जा लगता है। जब हम सांस लेते हैं ना तो हमें ऊर्जा लगता है, हमारे बॉडी से ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें ऊर्जा लगती है लेकिन इसमें नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद जब निश्वासन करते हैं, हम इंस्पिरेशन करते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो डायफ्राम होता है ना वो सिकुड़ता है। कब? जब इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं। सांस लेते हैं यानी कि वायुमंडल में जो एयर उपस्थित है वो हम अपने सांस के रूप में फेफड़े तक लेके जाते हैं। उस वक्त क्या होता है? हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है? सिकुड़ता है। और जब एक्सपिरेशन होता है तो क्या होता है? डायफ्राम का जो साइज होता है वो क्या होता है? गुंबद की तरफ फैल जाता है। ठीक है, गुंबद की तरफ फैल जाता है। तो लिखिए, वायुमंडल से, पहला लिखेंगे वायुमंडल से वायु का फेफड़े में आना। फेफड़े को क्या कहते हैं? हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। ठीक है, फेफड़े को फुफ्फुस भी बोलते हैं। वायुमंडल से वायु का फेफड़े में आना क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंस्पिरेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पहला में एक्सपिरेशन में कि फेफड़े से वायु का वायुमंडल में फिर वापस लौट जाना। तो फेफड़े से वायु का पुनः वायुमंडल में लौट जाना। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि इंस्पिरेशन क्या होता है? वायुमंडल से वायु का फेफड़े में आना। और एक्सपिरेशन क्या होता है? फेफड़े से वायु का वायुमंडल में पुनः जाना है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्सपिरेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी लगता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी लगता है। एनर्जी खर्च होता है। लिखिए, एनर्जी खर्च होता है। एनर्जी खर्च होता है। और इसमें क्या होता है? एनर्जी खर्च नहीं होता है। एनर्जी खर्च नहीं। ठीक है, एनर्जी खर्च नहीं। तीसरा अंतर मैंने क्या बताया? तीसरा अंतर है कि देखिए, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और ये क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। तीसरा में लिखिए एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस
एक्टिव प्रोसेस, और ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, और ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। तीनों अंतर जल्दी से लिखिए, अभी 2 अंतर और जानेंगे हम लोग। विजिबल है सबको? ठीक है, अब फोर्थ अंतर हम लोग लिखेंगे, मिटाओ, यहीं पे लिख लीजिए। फोर्थ नंबर में लिखिए, फेफड़े का वायुदाब कम होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेफड़े का वायुदाब क्या होता है, कम होता है, और इसमें क्या होता है, फेफड़े का वायुदाब ज्यादा। वायुदाब आप लोग लिख लीजिएगा, वायुदाब अधिक। ठीक है, फेफड़े का वायुदाब अधिक। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। देखिए कितने फेजेस होते हैं रेस्पिरेशन के, 2 फेजेस होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, निश्वसन, और एक्सपिरेशन को उच्छ्वसन। ठीक है, पहला क्या होता है, वायुमंडल से गैसों का फेफड़े में आना। इंस्पिरेशन क्या होता है, वायुमंडल से, सिंपली वायुमंडल से गैसों का, एयर का हमारे फेफड़े में आना। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेफड़े से वायु का पुनः वायुमंडल में लौट जाना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एनर्जी खर्च होता है। इंस्पिरेशन जो होता है ना, इसमें एनर्जी खर्च होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी खर्च नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस हो, और ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। चौथा अंतर क्या होता है, फेफड़े का वायुदाब इसमें क्या होता है, कम होता है। पांचवा क्या होता है, इसमें चौथा अंतर क्या होता है, वायुदाब अधिक होता है। अब एक और अंतर है, पांचवा अंतर क्या होता है कि डायफ्राम का जो साइज होता है ना, इसमें क्या होता है, सिकुड़ता है, और इसमें क्या होता है, गुंबद की तरह फैल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिखिए, पांचवें अंतर को मैं नोट डाउन कर देती हूँ। चलिए, देखिए पांचवा अंतर लिखिए। पांचवा अंतर है डायफ्राम का, ये डायफ्राम दिख रहा है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, दोनों लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये दोनों लंग्स के नीचे यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम। तो यहाँ पे क्या कहना है, डायफ्राम का जो साइज है ना, का सिकुड़ना, इसमें क्या होता है, डायफ्राम सिकुड़ता है, और इसमें क्या होता है, डायफ्राम का गुंबद की तरह फूल जाना। ठीक है, ये एक बेसिक जो अंतर होता है दोनों फेजेस में, वो मैंने नोट डाउन करा दिया, आप लोगों को देख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिएगा।
चलिए आगे चलें। अब एक पॉइंट जानिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं, श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं, श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं, देखिए श्वसनीय ईंधन श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज को किसे कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए कि हमारे बॉडी में श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं तो कहते हैं ग्लूकोज को। क्यों? क्योंकि श्वसन के थ्रू क्या होता है, श्वसन के थ्रू क्या होता है, O2 जाके ग्लूकोज का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के बाद क्या बनता है, CO2। कल के क्लास में मैंने बताया बहुत ही डिटेल में कि CO2 बनता है, H2O बनता है और ATP बनता है। और ATP के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 38। और वो 38 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में सोलुबल हो जाते हैं, वाटर भी सोलुबल हो जाता है, और यहाँ बचता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वहाँ पे ब्लड में घुल जाता है, और वो हमारे हार्ट के थ्रू कहाँ आता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए फेफड़े में आता है। और फेफड़े में क्या होता है, यहाँ से CO2 क्या होता है, आउट हो जाता है, और फिर से उस ब्लड में क्या घुल जाता है, O2। ये सारा प्रोसेस मैंने कल की क्लास में बताया है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछे कि श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं तो आप लोग आंसर देंगे ग्लूकोज को। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि श्वसन बहिर्स्रावी अभिक्रिया है। अभिक्रिया है। बहिर्स्राविक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, हो गया। अब लिखिए कि श्वसन प्रक्रिया को हम किससे मापते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया है श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको किससे मापते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया इट मीन्स कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर O2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को कौन जांच करता है, कौन मापता है, तो आप लोग लिखेंगे श्वसन प्रक्रिया को स्पाइरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं, स्पाइरोमीटर से मापते हैं, इतना याद रहेगा। देखिए क्या क्या 3 फैक्ट्स यहाँ पे मैंने बताए कि श्वसनीय ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। श्वसन बहिस्रावी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। श्वसन की प्रक्रिया को किससे मापते हैं, स्पाइरोमीटर से मापते हैं। हो गया। चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम जानते हैं। हमने कल की क्लास में देखा कि श्वसन की जो परिभाषा थी वो क्या थी कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, H2O बन रहा था, और क्या बन रहा था, ATP बन रहा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि हमने कल की क्लास में ये बार बार मैंने कहा और आपने सुना कि हम क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम प्रॉपर जो भी एयर लेते हैं उसमें से कौन कौन से कंपाउंड है, कितना % हम लेते हैं और कितना % छोड़ते हैं। यानी कि हम एयर जो है ब्रीथ के रूप में ले रहे हैं तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना % ले रहे हैं। मेनली एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.03
3% होता है। जो पिछले क्लास में मैंने बताया है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑर्गन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है, और क्या क्या कौन कौन से जो गैसेस होती हैं, यानी कि वायु जो होता है वो किन किन गैसों का मिश्रण होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में वो कवर अप कर लिया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके पहले तो वो पहला क्लास देखेंगे ताकि इन्हें आज की क्लास जो है वो समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का सिंपली मतलब ये है कि अगर हम वायु को लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सेल मतलब छोड़ना, पिछले क्लास में बताया था मैंने। तो इनहेल अगर हम एयर को करते हैं तो उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन कितना है, 21% ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03%। तो क्या हम जब सांस छोड़ते हैं तो यही अमाउंट होता है एयर में, इन कंपोनेंट का यही जो इन गैसों का यही अमाउंट होता है कि 78% हमने नाइट्रोजन को एक्सेल किया, 21% ऑक्सीजन को इनहेल एक्सेल कर दिया, और 0.3% क्या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया। तो नहीं, वो हम लोग अमाउंट देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु का कितना परसेंट कौन कौन सा गैस आता है हमारे सांस के थ्रू अंदर, और कौन कौन सा गैस कितना बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वो हम प्रक्रिया देखते हैं। आइए रेस्पिरेशन प्रोसेस एक देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। टॉपिक देंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस। देखिए, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम आप कहाँ से हो, किस प्लेस से हो, तो मैं ये बता दूं कि मैं बिहार से हूँ, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, कितना एयर लेते हैं, और सांस लेने के टाइम क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सांस लेने पर यानी इनहेल के कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है, ये सांस लेने पर, और दूसरा लिखेगा, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है सांस छोड़ने पर। देखिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि इसको कहते हैं हम एक्सेल, सांस छोड़ने को क्या कहते हैं, एक्सेल, ठीक है। और ये क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या क्या होता है, नाइट्रोजन। मेनली जो गैस होते हैं वो मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन कितना होता है, मेन अमाउंट कितना होता है इसका, 78.909%। एयर में कितना होता है ये, 78.09%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, लगभग 21%, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना होता है, 0.03%। कितना होता है, 0.03%, ठीक है। तो सांस लेने पर सिंपली हमने एयर को क्या किया, इनहेल किया। तो एयर को इनहेल करने पे ये सारे अमाउंट तो उतने ही आएंगे ना हमारे अंदर ये सारे अमाउंट जितने अनुपात में बटे हुए हैं एयर में, जितने रेशियो में है, वो सारे उसी रेशियो में आएंगे। तो यस, उसी रेशियो में आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, इतना ही हम नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। सांस लेने के टाइम ऑक्सीजन भी हम उतना ही लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हम क्या करते हैं, उतना ही लेते हैं, ठीक है।
हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। ठीक है, अब सांस छोड़ने के टाइम क्या होता है, सेम एज इट इज़ इतना ही अमाउंट हम ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सांस छोड़ने टाइम उस एयर में 78% से मतलब जितना रेशियो नाइट्रोजन का होता है सेम उतना ही रेशियो जो होता है वो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसका सेम अमाउंट है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, इस एयर में हमारे फेफड़े ने उस जो भी मैंने एयर अभी सांस के रूप में लिया है उस एयर में से, उस पूरे एयर में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए। तो हमारा फेफड़ा जो है वहाँ से ऑक्सीजन उठाता है, तो क्या पूरा का पूरा ऑक्सीजन उठा लेता है, यानी कि 21% पूरा ऑक्सीजन का यूज़ कर लेता है, नहीं 21% का यूज़ नहीं करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें 17% क्या होता है, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं हम। 70% क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, सिर्फ 4% हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया, 4% क्या किया, हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना छोड़ते हैं, हम बोलते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मैंने ऑक्सीजन कितना लिया या हमने ऑक्सीजन कितना लिया, 0.03%, लेकिन हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया, 0.03%, लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें उस एयर में कितना परसेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लिखेंगे 4%। देख रहे हैं कितना अंतर है, 4%, पूरा 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना के छोड़ते हैं हम, 4%। अब याद हो जाएगा सांस लेने पे हम कितना कौन कौन सा गैस कितना अमाउंट में लेते हैं, और छोड़ने के टाइम किस रेशियो में हम एयर को छोड़ते हैं। तो लेने के टाइम हम कितना लेते हैं, 78.09% क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, जो सेम अमाउंट है एयर में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21%, देन 0.03% हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रॉपर जो एयर में रेशियो है इन सारे गैसों का वो उतना हम लेते हैं। ठीक है, इतना हमने ले लिया। देन जब सांस हम छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, यानी सांस लेना इनहेल और सांस छोड़ना एक्सेल, जो मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सेम अमाउंट हमने छोड़ा 78.09%। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 4% का अंतर आ रहा है। ये देखिए हमने 4% ऑक्सीजन को यूज़ किया है, मेनली 4%। हमारे फेफड़े ने 21% ऑक्सीजन से मेनली कितना, 4% ऑक्सीजन को उसने हमारे ब्लड में सोलूबल किया है, और बाकी जो सारे ऑक्सीजन हैं वो देखिए बाहर आ जाते हैं, 17% ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितना लिया था, 0.03%, लेकिन हम बाहर कितना छोड़ते हैं, 4%। सबसे ज़्यादा अमाउंट देखिए इसमें आ रहा है, जितना सबसे ज़्यादा फ़र्क किसमें आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग के क्लियर हो गए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, तो जिन्हें भी सेशन अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम इस फिगर को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे के क्लास के बाद, कल के 1 घंटे के क्लास और आज का इतना क्लास, उसके बाद मैं फिगर पे आ रही हूँ। अब हमें ज़रूरत है थोड़ा फिगर को समझने का। अब ज़रूरत आ रही है इस फिगर को समझने का जो 2 दिन से आपके बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, ये फिगर मैं अभी भी बना सकती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से बना रखा है। लेकिन ये मैं सारा फिगर फिर से एक बार बनाऊँगी आप लोग के सामने और आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी फिगर से आप लोग समझिए। चलिए आइए इस फिगर को अब हम समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम फूड पाइप की बात नहीं करेंगे, ईसोफेगस की बात नहीं करेंगे, वो किस में करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो हम
कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल बात करेंगे रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम तंत्र, तंत्र यानी कि क्या, अंग। मैंने बताया है कि तंत्र का मतलब क्या होता है, अंग। हमारे ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो श्वसन में भाग ले रहे हैं, जैसे श्वसन तंत्र, तो वो सारे ऑर्गन जो श्वसन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपर वाला जो है ना, ये क्या है, हमारा नोज है। यहाँ से क्या होता है, एयर जाता है, ये हमारा नोज वाला सेक्शन है। यहाँ से क्या होता है, एयर इन होता है, एयर इन होता है, ठीक है। और ये वाला सेक्शन माउथ का है, तो माउथ का अभी हमें नहीं पढ़ना है, माउथ वाले सेक्शन को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। नोज़ वाले की बात करते हैं। हमने क्या किया, नोज़ से एयर को लिया, ठीक है, नोज़ से एयर को लिया, उसके बाद ये कहाँ गया, ये ये क्या है, नोज़ कैविटी है। नोज़ कैविटी से होते हुए कहाँ आया, फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स, ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा है फेरिंग्स का। फेरिंग्स वो हिस्सा होता है, याद कीजिएगा, फेरिंग्स वो हिस्सा होता है जहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे अभी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए कि फेरिंग्स और लैरिंग्स या ट्रेकिया में से कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे लगा होता है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस यहाँ पे बड़ा सा लगा होता है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस के बारे में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया है। इपीग्लोटिस को क्या कहते हैं, घाटी के ढक्कन, इसको क्या कहते हैं हम, ये वाला चीज़ क्या है, इपीग्लोटिस, 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 इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन। देखिए ये जो हमारा भाग होता है ना, ये वाला, इसको कॉमन वर्ड में हम लोग घाटी भी बोलते हैं, इसीलिए इसको कॉमन हिंदी में बोलते हैं घाटी का ढक्कन। इपीग्लोटिस क्या करता है, ये एक ढक्कन है जो क्या करता है, खाना और एयर को दिशा प्रदान करता है, यानी डायरेक्शन प्रदान करता है। जब भी हम भोजन लेते हैं, यहाँ से भोजन लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक नली लगी होती है, ये वाली, यहाँ एक नली लगी होती है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। यहाँ पे एक नली लगी होती है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इस नली में जब हम भोजन करते हैं ना, तो यहाँ से ये ढक्कन जो होता है ना, ऐसे खुल जाता है, ऊपर से ऐसे खुल जाता है। तो जब ऐसे खुलता है तो इसमें भोजन क्या होता है, आ जाते हैं, भोजन के पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, हमारे अमाशय, स्टमक वाले हिस्से में चले जाते हैं, वहाँ से छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। तो इस वाले हिस्से की हम चर्चा नहीं करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, दो नालियाँ लगी होती हैं हमारे गले में, एक होता है ईसोफेगस, जिसको हम कहते हैं ग्रास नली, और एक होता है ट्रेकिया, जिसे हम कहते हैं श्वसन नली, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, श्वास नली या श्वसन नली, श्वसन नली, ठीक है। क्या कहते हैं ट्रेकिया को, श्वसन नली, और ग्रास नली को क्या कहते हैं, ईसोफेगस, जो मैंने बता दिया है, इसलिए इसको डिटेल में चर्चा मैं नहीं करने वाली हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख लेंगे, मेरे चैनल पे ये क्लासेस पड़ी हुई हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, फेरिंग्स वाला, ये क्या होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं। अभी मैं इसको मिटा दूँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी पार्ट होते हैं। कौन से, फेरिंग्स, कौन से, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से होता हुआ एयर कहाँ आता है, यहाँ आता है, इस वाले सेक्शन में, आप लोग ध्यान दीजिए, इस वाले सेक्शन में, ठीक है, इस वाले सेक्शन में आता है। ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक स्वर पेटी होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स। इसके अंदर ये देखिए, अंदर है ना, इसके अंदर, ये गोल वाले के अंदर क्या होता है, लैरिंग्स होता है। 1 सेकेंड, देखिए ये जो है ना, ये लैरिंग्स है, इसको हम कहते हैं स्वर पेटी। क्या कहते हैं, लैरिंग्स, स्वर पेटी इसको बोलते हैं, पेटी। और इसके ऊपर एक राउंड अप होता है, जो होता है कार्टिलेज, उपास्थि होता है। वो क्या होता है, एक एडम्स एप्पल,
एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं, जो लैरिंग्स के चारों ओर होते हैं, जो लैरिंग्स के चारों ओर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल क्या होता है ये जानिए। देखिए एडम्स एप्पल जो होते हैं ना वो जनरली लड़कियों में नहीं दिखते हैं, ठीक है। वो किस में दिखते हैं, मेल में, ठीक है। जो मेल होते हैं ना एडम्स एप्पल उनमें दिखते हैं। उनके लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एक उपास्थि जो होती है ना कवर अप कर लेती है लैरिंग्स को, ठीक है। लैरिंग्स को क्या होती है, एक उपास्थि जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, वो क्या करता है, कवर अप कर लेता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मेल होते हैं उनके यहाँ पे एक हड्डी दिखती है। जब वो गर्दन ऐसे ऊपर करेंगे थोड़े से तो यहाँ पे एक उनकी हड्डी निकली हुई दिखती है। वो हड्डी नहीं है, पहले तो वो उपास्थि है, तो वो क्या होता है, वही होता है एडम्स एप्पल। ये बच्चों में नहीं देखे जाते हैं एडम्स एप्पल, आपको जो बच्चे होते हैं ना उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो उपास्थि है ना वो जो चेंजेस होते हैं 12 से 13 साल के जो लड़के होते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो बोल सकते हैं जो चेंजेस आते हैं जो बॉडी में एक एज के बाद जो हार्मोनल जो ये होते हैं, हार्मोन के जो फंक्शंस होने लगते हैं हमारे बॉडी में। हार्मोन्स जो होता है जब लड़कों के दाढ़ी मूछ आने लगती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो 12 से 13-14 साल की जो एज होते हैं ना बच्चों के, उसमें क्या होता है लड़कियों में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है। वैसे ही लड़कों में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं 12-13-14 साल की उम्र में। धीरे धीरे दाढ़ी आने लगता है, मूछें आने लगती हैं, तभी ये क्या होता है एडम्स एप्पल यानी जो ये उपास्थि होती है ना वो धीरे धीरे लैरिंग्स के ऊपर क्या होती है, कवर अप करने लगती है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, पहले 12-13 साल के पहले उनकी आवाज़ जो होती है वो मधुर होती है, ठीक है, थोड़ा सा मिठास होता है उनकी आवाज़ में। उसके बाद जब 12-13-14 साल के बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, एक एडल्ट के फॉर्म में आते हैं, तो उनका आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाता है, ठीक है। उनके पिच क्या होता है आवाज़ के, वो भारी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडम्स एप्पल है ना वो केवल मेल में दिखते हैं, फीमेल में नहीं दिखते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे गर्दन के पास जो हड्डियाँ दिखती हैं बस वही है एडम्स एप्पल, उसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल, ठीक है। वो हार्मोन जब सिक्रेट होने लगते हैं बॉडी में तब ये क्या होता है, एडम्स एप्पल शो ऑफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स हम दोनों में होता है, मेल में भी फीमेल में भी। जो स्वर की जो पिच होती है, हाई पिच लो पिच, जैसे लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी मधुर होती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, वो लैरिंग्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद ये एयर जो है ना वो कैसे आ रहा है, देखिए फेरिंग्स से होते हुए एडम्स एप्पल, लैरिंग्स, इसके बाद ये आया ट्रेकिया में। ये वाला चीज़ जो है ना ये ट्रेकिया है। ये क्या है, ट्रेकिया, इसको हम कहते हैं श्वास नली। इसको क्या कहते हैं हम, श्वास नली, जो गर्दन में है, ठीक है, श्वास नली, इसको हम कहते हैं श्वास नली। और श्वास नली से होता हुआ ये एयर यहाँ आ रहा है, एयर यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये ट्रेकिया जो है ना 2 भाग में विभाजित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसे, ब्रोंकाई। और यहाँ पे आने के बाद ये जो ब्रोंकाई है ना, ये देखिए ये दोनों ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है और ये वाला भी, ये दोनों क्या है, ब्रोंकाई है। जो ये दोनों ब्रोंकाई क्या होता है, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में बदल जाते हैं। यानी आप देखेंगे जब भी फेफड़े को अंदर से आप देखेंगे तो वो इस तरह की संरचना होती है, उसमें टहनिया टाइप की, बहुत सारी ऐसे टहनिया टाइप की उसमें संरचना आपको मिलेंगी। इस तरह की संरचना आपको टहनी के टाइप की दिखने को मिलेंगी। देखिए इस तरह की संरचना आपको, टहनी टाइप की संरचना आपको देखने को मिलेगी फेफड़े के अंदर। तो ये जो 2 ब्रोंकाई है ना ये किस में बदल गए, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यानी 2 ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, याद रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये कौन सा चेम्बर है, ये वाला कौन सा है, इसको हम कहते हैं राइट, दायां। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो बायां है, ये आपके बाएं हाथ की तरफ है, अगर आप ऐसे खड़ी हो रही हैं तो ये बाएं हैंड की तरफ है। तो नहीं, जब भी हम बायोलॉजी का फिगर मानते हैं ना वो सामने से मानते हैं, इस तरह,
इस तरह। आप लोग बायोलॉजी का जब भी आप एनाटॉमी वगैरह देखते हैं, जो फिगर देखते हैं वो इस तरह से होता है, सामने से। यानी मैं जब अब सामने आपके खड़ी हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, वही फिगर का भी राइट होगा और वही फिगर का लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है दायां फेफड़ा, और ये हो गया बायां फेफड़ा। याद रहेगा, ये हो गया दायां फेफड़ा और ये हो गया बायां फेफड़ा। आप लोग भी फिगर थोड़ा बनाते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हो गया। अब देखिए इसके पॉइंट पे ना ऐसे गोल गोल टाइप की एल्वोलाई होती है ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, यानी ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड हो गया, एल्वोलाई में। ऐसे ऐसे संरचनाएं होती हैं इस तरह के गोल गोल। इसी में क्या होता है, एयर भर जाता है फेफड़ा में। जब सांस लेते हैं ना तो इसी में एयर भर जाता है एल्वोलाई में, और क्या होता है, फेफड़ा फूल जाता है। उसके बाद जब एल्वोलाई से एयर निकलता है तो क्या होता है, फेफड़ा पिचक जाता है, ठीक है। ऐसे एल्वोलाई है ये, याद रहेगा, ये इसे कहते हैं हम एल्वोलाई। जल्दी से आप लोग बनाइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एल्वोलाई। ठीक है, कूपिका, हिंदी में क्या हो जाएगा, कूपिका। कूपिका हिंदी क्या हो जाएगा, कूपिका, ठीक है। और फेफड़े को हिंदी में क्या कहते हैं, फुफ्फुस। क्या कहते हैं, फुफ्फुस, ठीक है। ये है दायां फेफड़ा और ये है बायां फेफड़ा। और बाएं फेफड़े के पास ही यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। और ये किसका स्पेस है, इसको कहते हैं हम कार्डिया नोच, कार्डियक नोच। इसी में होता है हमारा हार्ट, इसी में क्या होता है हमारा हार्ट, इसी में क्या होता है हमारा हार्ट होता है, यहीं पे लेफ्ट चेम्बर के पास। लेफ्ट जो बायां फेफड़ा है ना उस पे होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नोच। क्या कहते हैं, कार्डियक नोच, याद रहेगा। ये यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है, यही लेफ्ट। हम जब भी मैंने हार्ट वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हमारा हार्ट होता है ना उसका 70 to 75% या फिर 80% आप बोल सकते हैं कि हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे और सेंटर में थोड़ा बहुत 20-25% क्या होता है, सेंटर में होता है, सेंटर में भी होता है, ठीक है, याद रहेगा। यही क्या होता है, कार्डियक नोच, याद रहेगा। चलिए, ये जो फेफड़े के बीच में आप लोग को स्पेस दिख रहा है, दोनों फेफड़े के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है इसको हम कहते हैं मीडिया स्टेनम। इसको हम कहते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, इसको हम कहते हैं मीडिया स्टेनम। फिगर को आप लोग समझते जाइए, मीडिया स्टेनम, याद रहेगा, मीडिया स्टेनम। दोनों फेफड़े के बीच के जो होते हैं गैप, उसको हम कहते हैं मीडिया स्टेनम। ये दोनों फेफड़े के बीच में जो स्पेस है ना उसको कहते हैं हम मीडिया स्टेनम। आप लोग इस नाम को याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, कार्डियक नोच है। ये देखिए, ये क्या है, नोज कैविटी है। नोज कैविटी से एयर कहाँ है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद एडम्स एप्पल, लैरिंग्स से होते हुए ये आया ट्रेकिया को क्या कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं। और उसके बाद ये कहाँ गया, ट्रेकिया से होते हुए ये कहाँ गया, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या हुआ, 2 भाग में विभाजित हो गया। 2 भाग में विभाजित होते हैं, यहाँ पे 2 फेफड़ों में एयर आया और 2 फेफड़ों में जो ब्रोंकाई है ना ये बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। बहुत सारे ब्रोंकाई ही बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। और जब बहुत सारे
सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो गए, वो बहुत सारे एल्वोलाई में चेंज हो गए। क्या हो गए, एल्वोलाई में बदल गए। ठीक है, एल्वोलाई में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ये क्या है, एल्वोलाई है। एल्वोलाई में ही क्या होता है, एयर भर जाता है। इसी में एयर क्या होता है, भर जाता है। इसी में एयर भर जाता है तो फेफड़ा फूलता है और पिचक जाता है। ठीक है, फेफड़ा फूलता है और पिचक जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एल्वोलाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्डियक नोच है। उसके बाद जो ये जो चीज़ होता है ना, आप लोग सुने हुए, कोरोना में आपने डायफ्राम का नाम भी बहुत सुना होगा। डायफ्राम का नाम आपने कोरोना में बहुत सुना था कि डॉक्टर कहते थे कि जब भी आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में O2 की कमी हो रही है या हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए, जिससे क्या होता है, डायफ्राम का थोड़ा जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। और डायफ्राम का जैसे ही थोड़ा सा साइज़ बढ़ता है वो O2 को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब O2 का जो रेशियो होता है वो थोड़ा अमाउंट बढ़ा देता है और जो फेफड़ा होता है वो O2 को ज़्यादा मात्रा में इनहेल कर पाता है। ठीक है, ये डायफ्राम क्या करता है, ये क्या करता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। यानी श्वसन तंत्र को पाचन तंत्र से अलग करता है। यानी दोनों फेफड़े के नीचे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, दोनों फेफड़े के नीचे यहाँ पे ऐसे डायफ्राम होता है और डायफ्राम के नीचे क्या होता है, पेट। यानी ऊपर वाला क्या हो गया, ये चेस्ट कैविटी हो गया और ये नीचे वाला पेट हो गया। ठीक है, पेट हो गया। ठीक है, याद रहेगा, उदर वाला पार्ट, पेट को क्या बोलते हैं, उदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेस्ट है, अपर वाला भाग, यहाँ से लेके अपर वाला भाग क्या है, यहाँ पे क्या है, फेफड़े हैं, हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, तो अपर भाग में क्या है, चेस्ट कैविटी में हमारे फेफड़े, पसलियाँ, जो पसलियाँ होती हैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगी होती हैं पसलियाँ, और यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट। ये सारा क्या है, चेस्ट कैविटी, और इसके नीचे आ गया पेट वाला सेक्शन। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को किससे अलग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को से। ठीक है, समझ में आया। ये फिगर एक बार और मैं बनाऊंगी अच्छे से, अभी नहीं, अभी कल के क्लास में हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं नोज़ के बारे में, नोज़ कैविटी। नोज़ में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। ठीक है, नोज़ में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। चलिए शुरू करें। चलिए, नोज़, नोज़ में क्या होता है, एयर इंटर इन और CO2 आउट। नोज़ के थ्रू होता है ना, एयर इन CO2 आउट। अब देखिए, नोज़ में दो छिद्र होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे नाक में ये दो छिद्र हैं, होल से, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। इसको हिंदी में बोलते हैं नासा छिद्र, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल। ठीक है, नोज, हमारे नाक में जो दो छिद्र हैं उसे हम कहते हैं नासा छिद्र, या इंग्लिश में बोलेंगे नोस्ट्रिल। ठीक है, हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, यहाँ नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, उस बाल को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। ये क्या करता है, एयर से धूल के कण को क्या करता है, थोड़ा मोड़ा फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन किसका, धूल कण, धूल के कण को क्या करता है, ये थोड़ा बहुत फिल्टर कर देता है। कौन, हमारे नाक के जो बाल होते हैं, नाक के बाल को क्या कहते हैं, हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद कभी कभी हमें सर्दी हो जाती है तो हमारे नाक से क्या आता है, एक लिक्विड आता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं म्यूकस।
नाक के लिक्विड को क्या कहते हैं? म्यूकस। इसको और हिंदी में बोल सकते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा। ठीक है, ठीक है, इतना हमारे नोज में जानना है आपको, इतना कुछ। ठीक है, कि नोज के थ्रू क्या होता है? एयर इन होता है, CO2 आउट होता है। जो हमारे नोज के जो होल्स होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं। सीलिया क्या होता है? तो सीलिया होता है जो हमारे नाक के बाल होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं ना मैंने, कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देती हूँ, नाक का बाल। ठीक है, नाक के अंदर जो बाल होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीलिया। ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन किसका करते हैं? एयर से धूल कण को थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे नाक से जो वाटर आता है चिपचिपा सा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्लेष्मा। उसे क्या कहते हैं? श्लेष्मा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल के क्लास में हम देखेंगे फेरिंग्स के बारे में, एडम सेप्पल और डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद ट्रैकिया के बारे में देखेंगे सॉरी, लैरिंग्स के बारे में देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें कल की क्लास में होंगी, बाकी आगे चीज़ें उसकी अगले क्लास में होंगी, और 1-2 क्लास में ये चैप्टर क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में या स्केलेटन सिस्टम। देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग, आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे फैक्ट्स जो है ना ये सारे बहुत ही डिटेल में मैंने सारा कुछ बता रखा है। तो ये सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो BPSC हो, बिहार दरोगा हो, या फिर कोई भी स्टेट PCS हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछता है, और साइंस का वेटेज भी अब ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन ही हर सब्जेक्ट से, जैसे पहले था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे और साइंस का जो वेटेज था वो कम था, इसलिए बच्चे जो थे वो साइंस पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब इक्वल रेशियो में क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, और बहुत ही डीप से बनते हैं। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जितने भी चीज़ बताए, जितने फैक्ट्स बताए हैं, वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने, और जिसे भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। ओके, बाय।